नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2025 और 13 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह क्लास मिलती है 8 बजे और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारतीय वायुसेना की नई इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर प्रणाली धार शक्ति को किस संगठन ने विकसित किया? डीआरडीओ ने। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? इसके अंदर अमेरिका। और भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर? 25वें स्थान पर। साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। भारत और मिस्र के बीच विंड रेडर किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार पिछले एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी गुना बढ़ी है? 32 गुना। भारत के मार्सिले फ्रांस के अंदर है। नए वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर कौन से नेता शामिल थे? प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। टीईपीए समझौते के बाद भारत और ईएफटीए ने किस विशेष पहल की शुरुआत की? तो ये की है इंडिया ईएफटीए डे से की शुरुआत की है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बड़ा ही गजब का है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? क्या बात है। अभी अभी हमने ताजा एक महीने पहले पढ़ा था जनवरी 2025 के अंदर कि इसी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर रैंकिंग पड़ी थी, ताजा पड़ी थी। उसके अंदर भारत आ गया था 85वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 85वें स्थान पर। अब ताजा रैंकिंग और आ चुकी है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत आ गया दोबारा 80वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आ गया भारत? 80वें स्थान पर आ चुका है। सिंगापुर भी पहले टॉप पर था, लेकिन अब सिंगापुर भी टॉप पर है। सिंगापुर टॉप पर है, लेकिन भारत की रैंकिंग बदल चुकी है। पहले ये 85वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत है इसके अंदर 80वें स्थान पर है आ चुका है। ये ताजा आंकड़ा है, ये याद रखना है आपको। ये वाला आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि 2025 के अंदर भारत अब 80वें स्थान पर है। देखो, फर्स्ट स्थान सिंगापुर, 193 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑनलाइन अराइवल सुविधा के अंदर 193 देशों के अंदर सिंगापुर सबसे टॉप पर है। भारत की रैंकिंग 2025 में 85वें स्थान से गिरकर 80वें स्थान पर आ चुकी है। 2025 में 85वें स्थान से गिरकर 80वें स्थान पर आ गया, जिससे भारतीय पासपोर्ट धारकों को 62 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल गई। कितने देशों में? 62 देशों में। टॉप 10 देशों की बात करें तो सिंगापुर के बाद में जापान का दूसरा स्थान है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर गंतव्य बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे तीसरे स्थान पर है 192 गंतव्य देशों के अंदर। तो पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा जापान और भारत की अब रैंक आ गई 80वें स्थान पर। अंतिम में आपका पूछे अंतिम में कौन सा स्थान है, तो 99 अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान, केवल 25 देशों में पहुंच है। 98वां स्थान है सीरिया का, 27 देशों में पहुंच है। और 97वां स्थान है इराक का, जो 30 देशों के अंदर पहुंचा है। हालांकि इतना गहराई से नहीं आएगा, लेकिन 99वां स्थान याद रखना। जो अंतिम स्थान है ना, अंतिम, उसको याद रखना अच्छे तरीके से, अफगानिस्तान का।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है। इसके अंदर भी अब की बार बदलाव हो चुका है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 के अंदर भारत की रैंक है, तो ये आ गया 96वें स्थान पर। पिछली बार था भारत 93वें स्थान पर, पिछली बार है 93वें स्थान पर था, और अब भारत की रैंक आ गई 96वें नंबर पर। कौन सा स्थान आ गया भारत का? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर भारत की रैंक आ गई 96वें नंबर। देखो भारत की रैंकिंग और स्कोर, रैंक 180 देशों में से 96वां स्थान, भारत की रैंक है 180 में से 96वां स्थान। स्कोर आपसे पूछे तो 38, 2023 के अंदर था 39 स्कोर, और 2022 में था 40। देखो कितनी बदलाव हो चुका है, कितना चेंज हो चुका है। अब की बार 38 नंबर स्कोर आ गया भारत का। स्थान पूछे तो 96 नंबर। डेनमार्क है पहले स्थान पर, सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। उसके बाद में है फिनलैंड 2 नंबर पे, और सिंगापुर का स्थान आता है 3 नंबर पर। तो सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड 3 नंबर पे, सिंगापुर, भारत है 96 नंबर। इसके अलावा सबसे अधिक भ्रष्ट देश निचली रैंकिंग में पूछे तो दक्षिणी सूडान का आता है 8 अंक, सबसे भ्रष्ट देश है ये भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सोमालिया 9 अंक, वेनेजुएला 10 अंक, सीरिया 12 अंक। सबसे भ्रष्ट देश आपसे पूछे तो आएगा दक्षिण सूडान। इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये लीजिए, भी अभी आपको पता है ताजा 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जिनका अभी 14 फरवरी को कल समाप्त हो जाएंगे। कल है समाप्त हो जाएंगे 14 फरवरी को 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। और कल जब इनका समापन होगा उत्तराखंड के अंदर, तब ये राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है आगे किसको सौंपी जाएगी? 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है वो सौंपी जाएगी मेघालय को। क्या बात है, अभी अब अगले साल मेघालय इसकी मेजबानी करेगा। अभी इसी महीने होंगे अगले साल, लगभग फरवरी मार्च के अंदर मेघालय के अंदर 39वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी या मार्च 2027 में किया जाएगा। 2027 आ गया ना? हाँ 2027 है, 26 में होगा ही नहीं। ठीक है अभी, ठीक है 2027 में होगा। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने इस निर्णय की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को दी है, जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, उन्होंने इसकी जानकारी दी। अगले मेजबान के रूप में मेघालय को उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के दौरान आईओए ध्वज सौंपा जाएगा, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ध्वज सौंपा जाएगा। भी आप 2027 के अंदर 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करोगे। कौन करेगा? मेघालय राज्य। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली 660 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन कब शुरू हुआ है? खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली 660 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन है वो शुरू हुआ था 25 जनवरी 2025। है कहां पर? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर है, जहां पर इसका वाणिज्यिक संचालन है वो 25 जनवरी 2025 को हुआ था। हालांकि तारीख आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं वो देखो। THDCIL ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की पहली इकाई का संचालन शुरू कर दिया। इस परियोजना की कुल क्षमता 1320 मेगावाट, यानी कि 2 इंटू 660 मेगावाट, यानी कि 2 इकाइयां चलेगी। पहली तो चला दी 660 की, और उसके बाद में 660 की और चलेगी, टोटल 1320 होगा। दूसरी इकाई भी जल्द भी चालू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए सिंगरौली मध्य प्रदेश स्थित अमेलिया कोयला खदान से कोयला आपूर्ति की जाएगी, यानी कि जो सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर ना, वहां से अमेलिया कोयला खदान से यहाँ पर कोयला आपूर्ति की जाएगी इस थर्मल पावर प्लांट को, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे किसको बिजली आवंटन इस प्रकार का किस प्रकार का होगा? तो 64.7% यानी कि 854 मेगावाट उत्तर प्रदेश को मिलेगी। इसमें से देखो 21.3% राजस्थान को मिलेगी, और 3.9% उत्तराखंड को मिलेगी। ये देखो राजस्थान को भी मिलेगी, ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से। 21.3% इसमें राजस्थान को भी बिजली मिलेगी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने किस योजना के तहत
समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी। उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? समान संजीवनी ऐप। किस अवसर पर है ये किया है? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत इस संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा देखो 3 नंबर ऑप्शन देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी और अब की बार 22 जनवरी को इसकी 10वीं वर्षगांठ भी बनाई गई है। ये भी पॉइंट साथ साथ में नोट कर लेना। देखो, हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। कौन से अवसर पर? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। ऐप से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा ताकि समय पर लाभार्थियों को लाभ मिलता रहे। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना कौन सी समान संजीवनी ऐप। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना अच्छे तरीके से, ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक केंद्र। कहां पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण। कौन सा? छठा। आयोजन स्थल बेंगलुरु कर्नाटक में। आयोजन तिथि 23 से 25 जनवरी 2025। एक एक पॉइंट नोट कर लेना अच्छे तरीके से, बड़ा गजब के प्रश्न है सारे के सारे। इस सम्मेलन का विषय कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ये इस सम्मेलन का विषय रहा है। बस मुख्य रूप से ये आएगा सीधा ही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। कौन सा संस्करण है? सिर्फ छठा संस्करण है। इतनी बातें आपसे पूछेगा, ज्यादा आपसे गहराई से प्रश्न आएगा भी नहीं। HGT 36 किस प्रकार का विमान है? HGT 36 किस प्रकार का विमान है? तो ये है मध्यवर्ती जेट ट्रेनर। ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती जेट ट्रेनर। अब इसका नाम पहले ये था मध्यवर्ती जेट ट्रेनर, इसका नाम परिवर्तित करके अब कर दिया HGT 36 यस इसका नाम कर दिया। ये देखो तस्वीर में, ये है हवाई वाहन। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HGT 36 का नाम बदलकर यशस कर दिया। क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर यशस कर दिया। रक्षा उत्पादन सचिव संजय कुमार ने इस विमान का अनावरण किया है। बस नाम आपसे इतने पूछेगा भी, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या कर दिया? यशस कर दिया। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन कहाँ हुआ है? क्या गजब का प्रश्न है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र नाथ, इनका निधन हुआ है लखनऊ के अंदर। कि गजब का प्रश्न है, लखनऊ में। देखो, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र नाथ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी। निधन, उनका निधन हाल ही में हो चुका है, जिसे हिंदू धार्मिक समुदाय और भक्तों में उनका शोक व्याप्त है। मात्र 20 वर्ष की आयु में प्रमुख पुजारी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। क्या बात। अभी देखो, मुख्य मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पुजारी बन गए थे यो, और लंबी सेवा भी की थी। 6 दशक यानी कि 60 वर्ष से अधिक समय तक मंदिर की सेवा भी की थी। तो मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र नाथ, जो श्री राम भूमि के मंदिर के मुख्य पुजारी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ग्यालो थोडुप क्या है? ग्यालो थोडुप ने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में किस भूमिका में योगदान दिया था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये दिया था इन्होंने राजनयिक। किस क्षेत्र में? राजनयिक के क्षेत्र में। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है, राजनयिक के क्षेत्र में इन्होंने, ग्यालो थोडुप ने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई, और अब हाल ही में इनका निधन हो चुका है। कौन थे ये? राजनयिक। देखो, ग्यालो थोडुप जो 14वें दलाई लामा के बड़े भाई और तिब्बती राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। इन्होंने 8 फरवरी 2025 को भारत के कोलिम्पोंग में 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और तिब्बती स्वायत्तता के लिए कूटनीतिक प्रयास भी उन्होंने किए थे। इतना याद रखना, ज्यादा सहायक नहीं। 14वें दलाई लामा के बड़े भाई और तिब्बती राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कि गुरु रविदास, जो महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास जी की 2025 में उनकी 648वीं जयंती 12 फरवरी को बनाएगी। कल 12 फरवरी थी, तो गुरु रविदास जी की जयंती बनाएगी। कौन सी? 648वीं जयंती बनाई गई है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 15 जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लगभग इसमें से 55% जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। इसमें 55% जो खाते हैं ना वो महिलाओं के हैं और अब इसमें 15 जनवरी 2025 तक है 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है। और इसके अलावा देखो डेली आपको शाम को मैंने क्विज भी स्टार्ट कर दी। कल भी मैंने लगभग 4 क्वेश्चन आपके लिए क्विज के डाले थे। अच्छे तरीके से क्विज किया करो। मैं जनवरी फरवरी के क्विज डाल रहा हूँ ताकि आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन है वो रिवाइज होता जाए। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका जवाब देना है। अब देखो यस्टरडे डोज। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था? वो थी तीसरी। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया? तो तीसरी बैठक में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित हुए? तो वो थे मद्रास के। ये लीजिए भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। मद्रास। कौन सी महिला भारत के संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि बनी थी? देशी रियासतों की, तो वो बनी थी एनी मास्करीन। कौन बनी थी? एनी मास्करीन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं सभी के कमेंट अच्छे तरीके से देखता हूं। अब देखो नेक्स्ट डोज। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के किन सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों का संलग्न किया था? टोटल सदस्य बताने हैं। किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? उस शख्स का नाम बताना है जिसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष रहे थे? बड़े गजब की आपके लिए चल रही है। और ये क्वेश्चन आपको पता है मैंने कहां से लिए? उद्देशिका, जो संविधान की उद्देशिका है ना, वहां से क्वेश्चन चल रहे हैं। और कल भी मैं आपके लिए उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा। आप उद्देशिका भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। ये थी आज की क्लास। बाकी अपनी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, एग्जाम नजदीक आ गया और जल्द ही ईओआरओ की और पटवार है। इसके अलावा वीडियो है, इन सभी की बुक आ रही है। करंट अफेयर्स की जेल परेडी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। और कल आपने देखा होगा सीएटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट भी आ चुका है और लगभग साथी इसके अंदर पास हो चुके हैं। तो बड़ी गजब की अपडेट आती रहती है, बस तैयारियां करो, भर्तियां खूब आई हुई है।